बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे और आज डिस्कस करेंगे हम इसमें डायनेमिक्स जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, इसके बारे में फ़ोर्स और मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो डायनेमिक्स की डेफिनेशन बुक से ही यहाँ पे टाइटल पेज पर ही इसकी मौजूद है, बॉक्स मैंने वहाँ से ही इसको क्रॉप किया है। तो डायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स जो है वो ब्रांच है मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स जो है एक ब्रांच है फिज़िक्स की, और मैकेनिक्स के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक काइनेमेटिक्स होता है जो हम स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमने स्टडी की थी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब वो जो मोशन हो रही थी उसका रीज़न क्या था, कॉज क्या थी, वो कॉज जो है हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। और कॉज क्या होती है, फोर्स होती है ऑब्वियसली, कि फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं और उनकी मोशन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, उनके स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी स्टडी है ये की जाती है डायनामिक्स में। तो इन कॉमन फोर्स इज़ कॉज ऑफ मोशन, सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो अफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक तो हम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करवा सकते हैं, और एक जो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, या कोशिश कर सकते हैं इस काम को करने की। इसके साथ साथ जो है वो कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मास है ऑब्जेक्ट का, जो कि उसमें जो है रोल प्ले कर रहा होता है उसकी मोशन के अंदर, कि हमें कितनी जो है वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी उस चीज़ को रोकने के लिए या उसको मूव कराने के लिए। सिमिलरली अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर चल रहा है, वो खुरदुरी है, वो रफ़ है, या वो बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि वहाँ पर रगड़ कितनी है, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कितनी है। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो स्टडीड अंडर डायनामिक्स। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं ब्रांच में, जो कि मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसके हम कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हैज़ गुड डील विद सच फैक्टर्स। और ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें न्यूटन्स के लॉज भी हम डिस्कस करेंगे जो फोर्स से रिलेटेड हैं और मोशन से रिलेटेड हैं ऑब्जेक्ट की। तो हैज़ दीज लॉज गवर्न द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोशन ऑफ बॉडी एंड हेल्प अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स। अब उसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज इसमें जो चैप्टर के अंदर हमें दिया हुआ है वो फोर्स के हवाले से हमें बात करनी कि व्हाट इज़ फोर्स और क्या क्या काम वो कर सकती है। फ़ोर्स के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जैसे क़ुव्वत, यानी क़ुव्वत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फ़ोर्स के लिए, ताकत का नहीं। ठीक है, ताकत अलग चीज़ है, पावर अलग चीज़ है, फ़िज़िक्स में अलग चीज़ है पावर, और फोर्स अलग चीज़ है। ठीक है, सिमिलरली मास और वेट, ये भी जो है फ़िज़िक्स में दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जबकि आम ज़बान में हम दोनों को सेम ही कह रहे होते हैं, वज़न ही कह रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलें जी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखें, ये बुक से ही मैंने साइड बॉक्स है यहाँ पे क्रॉप किया है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि क्या क्या काम जो है वो कर सकती है। अगर आप अपना भी जहन इस्तेमाल करें तो क्या क्या काम जो है वो फोर्स कर सकती है, अगर आप सोचें तो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, स्टेट और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, यानी कि वो रुका हुआ हो सकता है या मूव कर रहा होता है। तो दो दो तरह की स्टेट हो सकती हैं, या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में, तो उसको चेंज कर सकती है फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकती है, उसकी शेप को चेंज कर सकती है फोर्स। अब ज़रूरी नहीं कि चेंज कर दे, हो सकता है कोशिश कर रही हो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज बहुत भारी ब्रीफ केस रखा हुआ है और कोई बच्चा जो है उसको उठाने की या उसको हिलाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हिला पाता, लेकिन फोर्स तो उसने लगाई ना, कोशिश तो की ना, यानी कि फोर्स जो है उसको ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हुआ लेट्स सपोज। ठीक है, तो फोर्स कैन एक्ट एज पुल और पुश एजेंट। और फोर्स एक एजेंट होता है जिसके जरिए जो है जिसके वजह से हम चीज़ों को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, धकेलते हैं या खींचते हैं। ठीक है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब यानी कि उसकी मोशन को चेंज करेगी। ठीक है, यानी कि या तो उसकी स्पीड बदल जाएगी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज जो है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। तो चेंज इन वेलोसिटी जो ये कहलाती है एक्सेलरेशन, और वेक्टर क्वांटिटी हैं दोनों, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो वेलोसिटी में चेंज मैंने आपको बताया था कि 3 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है सिर्फ उसकी स्पीड चेंज हो सकता है सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो चेंज हो रही हों, स्पीड भी और डायरेक्शन भी।
तो हर तरह का चेंज जो है वो किसकी वजह से आएगा, फोर्स की वजह से आएगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और इसी पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अब उसके बाद है आगे, इट कैन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन, यानी किसी ऑब्जेक्ट की शेप जो है उसको ख़राब कर सकती है फोर्स। मिसाल के तौर पे कोई बॉक्स रखा हुआ है या गिलास है, लेट सपोज गिलास पे किसी ने गुस्से में आके जनाब मुक्का मार दिया, ठीक है ना, तो गिलास क्या होगा, टूट जाएगा, जाहिर सी बात है, डिफ़ॉर्म हो जाएगा, वो डिस्टॉर्शन हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली कोई प्लास्टिक की चीज़ थी या पेपर था, लेट सपोज आपके हाथ में, आपने जो है गुस्से में उसको क्या किया, बिल्कुल दबा दिया, क्रम्पल कर दिया उसको बिल्कुल, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिफ़ॉर्म हो जाएगा। या स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें, स्प्रिंग था, स्ट्रेच था, आपने उसको उसके बाद फोर्स अप्लाई की तो वो दब गया, यानी कि डिफ़ॉर्म हो गया, उसकी शेप जो है वो बिगड़ गई, ठीक है। तो ये सारे काम जो है फोर्स कर सकती है। और एक और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है वो ये कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन होती है। कैसे, देखें, जब आप लेट सपोज किसी कार में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब आपने ये बताना है कि इसको कहाँ धक्का लगाना है, तो आप यकीनन डायरेक्शन बताएंगे कि आगे धक्का लगाओ, पीछे धक्का लगाओ। या लेट सपोज घर में आपके कलर हो रहा है तो आपको सामान इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यकीनन जो है वो बताते हो कि किस तरफ धक्का लगाना है, यानी कि आपको कोई फर्नीचर वगैरह हटाना है तो आप जाहिर सी बात है जो बंदे हटा रहे हैं आपस में, वो आपस में पहले डिसाइड करते हैं कि किस तरफ मूव कराना है इसको। या अभी बकरीद गई है जनाब, तो जानवर को गिराना होता था, तो अब जाहिर सी बात है पहले डिसाइड करते हैं कि रस्सी बांधने के बाद कहाँ खींचना है, आगे खींचनी है, दाएँ खींचनी है, बाएँ खींचनी है। अगर डिसाइड नहीं करते तो फिर जनाब बड़ा फ़नी सीन होता है, ठीक है। तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वान्टिटी, ठीक है। डायरेक्शन की ज़रूरत है और मैग्नीट्यूड भी है इसका, यानी दोनों चीज़ें होंगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, इसका यूनिट है, और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तभी हम जो है वो फोर्स को कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो प्रॉपर मतलब डेफिनेशन वगैरह है, सिंबल, वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फोर्स इज़ एन एजेंट, फोर्स एक एजेंट है जो क्या कर सकती है, विच आइदर चेंजेस, या तो वो चेंज कर देगी, और ट्राइज टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करेगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स दे दे के समझाया। और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है वो क्या है, एक एजेंट है, काम करने वाली चीज़ है जो काम कर सकती है, काम करने की एबिलिटी रखती है, वर्क करने की, ठीक है। तो एक एजेंट है जो या तो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, या उसकी डायरेक्शन जो है मोशन की जिसमें वो मूव कर रहा है, या तो उसको चेंज कर देगी या फिर उसको चेंज करने की, तब्दील करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अभी चेंज इन मोशन जो होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है इसके लिए हमें जो है वो एक इक्वेशन भी देता है, वो ये कि फोर्स इज़ इक्वल टू ma। और यहाँ पे जो फोर्स होती है ये रिजल्टेंट होता है सारी की सारी फोर्सेस का जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, नेट फोर्स होती है ये। बाकी जब न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे तो हम बहुत डिटेल में इसमें बात करेंगे हम, क्योंकि अक्सर इसी में लोग जो है वो जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट फोर्स। अच्छा, आगे देखें आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। ये भी जो है न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है यहाँ पे हमने डिफाइन किया है फोर्स को, कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसमें जो चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं हम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से वक्त गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसमें जो चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। और मोमेंटम हमारा दूसरा टॉपिक है, वहाँ हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मोमेंटम, बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं हम, डिफरेंट फोर्सेस के लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। जैसे वेट है, वेट के लिए W इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टेंशन के लिए T यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के लिए R यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो सिंबल्स हैं। बाकी जनरल जो सिंबल है F है, कैपिटल F। और क्योंकि वेक्टर क्वान्टिटी है ये, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक एरो का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली हम इस तरह से शो कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है एरो लगाना भूल गया हूँ जनाब, यहाँ पे भी एरो आएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ ये। P जो है चेंज इन मोमेंटम को शो कर रहा है, डेल्टा चेंज को शो करता है, P मोमेंटम का सिंबल है, T टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। A एक्सेलरेशन है, यहाँ पे M मास है, और F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, ठीक है। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन साहब ने बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की है इस इन सारी चीज़ों के अंदर,
पहला लॉ दिया, सेकंड लॉ दिया मोशन का, तीसरा लॉ दे दिया, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी मौजूद है जो हमें चैप्टर में पढ़ना है आगे। तो इसलिए उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए जनाब खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्हें क्या दिया गया है, फ़ोर्स का जो यूनिट है उसको उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है जिसे हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है। और जब भी ऐसा हो कि किसी साइंटिस्ट का नेम जो है वो एज अ यूनिट इस्तेमाल हो रहा हो, यूज़ हो रहा हो, तो स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आप जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है यूनिट के लिए, जब इसे यूनिट के तौर पे आप यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो कैपिटल के बजाय स्मॉल बनाएं, ताकि पता चल सके कि आप जो है यहाँ पे यूनिट ही की बात कर रहे हैं, यानी कि उसका नाम नहीं है ये। और सिंबल जो इसका हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल एन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 1 न्यूटन की जो फोर्स है ये होगी कितनी, यानी खराज अकीदत तो पेश कर दिया हमने न्यूटन को, लेकिन अब बताना भी तो है कि वो है कितना। 1 न्यूटन की जो फोर्स है वो कितनी फोर्स को हम कहेंगे। तो ये जो फार्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है जो उसने हमें दी थी, वहीं से हमने ये ड्राइव किया हुआ है, वहीं से हम जो है डिफ़ाइन करेंगे इसको। तो F इज़िकल टू एम ए जो है यहाँ पे इक्वेशन है, F फोर्स है, तो सब जगह हमने 1 पुट कर दिया है, यानी कि फोर्स हमने ले ली 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की फोर्स जो है वो कितनी होगी, मास कितना ले लिया हमने 1 kg, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg है, अगर हम उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस कर दें, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना था यहाँ पर, इन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे ये मिसिंग हो गया। अच्छा, बहरहाल मेजरमेंट कैसे करेंगे, जब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए जनाब फोर्स के लिए भी। ठीक है। अब आपने देखा होगा टिन डब्बे वालों के पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, खासकर जो ठेले पे सामान लेके घूमते हैं और जो है वो गलियों में आवाज़ें लगा लगा के जनाब सामान मांग रहे होते हैं घरों से। ठीक है ना। तो वो अक्सर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वेट को मेजर कर रहा होता है। ठीक है ना। और जबकि मास जो है, जो आप चीनी वगैरह लेते हैं, सामान लेते हैं परचून की दुकान से किलोग्राम के हवाले से, तो वो मास आप लेते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है वो डिफरेंट क्वांटिटी है फिज़िक्स के अंदर, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, वेट अलग है और ये मास अलग है। वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करना है हमें डिटेल में, फ़िलहाल मैंने ऐसे ही ब्रीफली आपको बता दिया है। तो फोर्स जो है वो क्या होती है, किससे मेजर करते हैं, हम स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बहुत सारी तरह की होती हैं फोर्सेस, कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको। वेट है वज़न ऑब्जेक्ट का, यानी कि ये वो फोर्स है जिसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है, अपने सेंटर की तरफ, ये वो फोर्स है, इसको हम वेट कह रहे होते हैं। फ्रिक्शन, जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है ना, तो तब ये फोर्स जो है वो अराइज़ होती है, और ये हमेशा अपोज करती है मोशन को। ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, हमेशा उसकी मोशन को अपोज करती है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स ये अर्थ की है जो हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, जो कि उनके सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पे होती है, जिसको हम नॉर्मल कह रहे होते हैं। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में या रस्सी में या चेन वगैरह में जो है प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं टेंशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चार्जेस की वजह से होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स के दरमियान हो जनाब, तो वो मैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा और भी तरह की फोर्सेस होती हैं, जैसे कि जब भी आप किसी या जैसे समंदर में अगर छलांग लगाएं, पानी वगैरह में स्विमर्स जो होते हैं, तो उन्हें एक अपथ्रस्ट फील होता है, यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोने की कोशिश करते हो तो वो उसके ऊपर की तरफ जो है उछालने की कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। तो कोई भी लिक्विड हो उसमें अपथ्रस्ट होती है, इवन कि एयर की भी अपथ्रस्ट होती है। यानी अगर कोई प्लेन से छलांग लगाता है, जैसा कि आपने देखा होगा स्काई डाइवर्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है वो पैराट्रूपर वगैरह जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फोर्सेस हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम। अब क्या चीज़ है ये मोमेंटम जनाब? मोमेंटम है मयार हरकत, उर्दू में इसको कहते हैं मयार हरकत, यानी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका मयार, उसकी क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी के साथ वो मूव कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि वो कितनी मिकदार के साथ हरकत कर रहा है, ये कहलाती है मोमेंटम। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ये मोमेंटम जो है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है।
मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है ये कहला रहा होता है मोमेंटम। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा मोमेंटम, दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका। नेचर कैसी है इसकी? मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम वेक्टर भी पॉइंट आउट करेगा। सिंबल क्या होता है इसका? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हम एरो का सिंबल यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में kg/m/s या kg/m/s की पावर -1, यहाँ -1 लगाना मैं भूल गया हूँ जनाब, तो यहाँ पे जो है ये आप इसको याद रखिएगा, s की पावर -1 हो जाएगी। जब s को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर -1 लगेगी। ठीक है, और इसका एक और तरह से भी यूनिट हम डिफाइन कर रहे होते हैं, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, जो कि इस वाले फार्मूला से आया जो मैंने पहले आपको फोर्स में दिखाया था, ये वाला यहाँ से आया वो वाला फार्मूला। देखें ये F = डेल्टा P/T है, तो ये मोमेंटम है। अगर मोमेंटम का मुझे यूनिट चाहिए तो मैं फार्मूले को जो है मोमेंटम के लिए ड्राइव कर लूँगा, यानी टाइम को मैं दूसरी तरफ भेज दूँगा। तो फोर्स होती है न्यूटन और टाइम होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड जो है ये बनेगा किसका यूनिट? हमारे पास इसका मोमेंटम का यूनिट होगा। एक और तरह से भी ड्राइव हो सकता है जो कि बुक में तरीका गिवन है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पहले देखें फॉर्मूला देख लें इसका। तो P = mv। m यहाँ पे क्या है? मास है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और v क्या है? वेलोसिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो जब स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट में जो चीज़ हमें मिलती है वो वेक्टर ही होती है। ठीक है, अब क्योंकि स्केलर जो है हमारे पास, ये जो मास है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? मोमेंटम की भी होगी। जी, अब उसके बाद देखें यहाँ पे यूनिट जो मैंने बताया था आपको न्यूटन सेकेंड, तो ये बुक से लिया हुआ है मैंने, बुक में है ये चीज़। मोमेंटम = मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अगर मैं जो है वो सेकेंड से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, यानी 1 न्यूटन जो होता है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है ना, अगर मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बुक में दिया हुआ है जनाब ये एज इट इज़, तो वहीं से लिया है मैंने। तो s से देखें मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस s से डिवाइड किया था उसको ऊपर लाकर उन्होंने पावर यहाँ पे ऐड करवा दी है। -1 तो देखें ऑलरेडी था, तो जो नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो वो भी -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 हो जाएंगे -2। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है न्यूटन, और सेकेंड यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड सही है। ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये देखें यहाँ पर था, ये फोर्स के फॉर्मूले में अभी जो मैंने आपको बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं मोमेंटम के हवाले से। देखें मोमेंटम जो है, जैसे अगर बॉलर की बात करूं मैं, फास्ट बॉलिंग अगर कोई कराता है तो बॉलर जो है थोड़ा दूर से भाग कर आता है। अब दूर से भाग कर आने से होता क्या है? मोमेंटम गेन कर रहा होता है वो, ताकि जो बॉल वो करा रहा है बैट्समैन को, वो स्पीड जो है वो ज़्यादा उसमें आ सके। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का अपना मास है, यानी कि जो बॉलर भाग रहा है, भागने की वजह से जो है उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मास तो उसका जितना है सो है, वो तो चेंज नहीं होगा, जितना दूर से वो भाग कर आएगा उतनी ज़्यादा स्पीड वो गेन करेगा। तो इसीलिए जो है वो दूर से भाग कर आता है, ताकि ज़्यादा स्पीड से जो है वो जो बॉल है वो जा सके। ठीक है ना, सिमिलरली आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हम कोई ऊंची जगह आती है, ठीक है ना, जैसे कि हम अगर बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हो और सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, यानी कि कोई जंप वगैरह आ जाती है, ठीक है ना, तो तब आपकी कोशिश ये होती है, या आप कुछ किसी ऊंची जगह पर अपनी गाड़ी चलाना चाह रहे हो तो आप स्टार्टिंग से थोड़ी स्पीड तेज़ रख के आते हो। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है वो कोने पर आए और फिर ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा दूर से, ऑब्स्टिकल जो है जो चढ़ाई है उससे अगर थोड़ी दूर से अगर आप स्पीड तेज़ करते हुए लेकर आओगे तो आप इजीली जो है अपनी गाड़ी को उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है ये रिलेट होती है किसके साथ? मोमेंटम के साथ, मयार हरकत के साथ, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा? मोमेंटम होगा। एक और एग्जांपल अक्सर दी जाती है मोमेंटम के हवाले से, वो ये
कि एक जो है ट्रक है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, ठीक है, और वो किसी गेट से आप जब जो टकराएगा तो इसका क्या इम्पेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास है उसका ट्रक का, अगर वो हल्के से भी चलता हुआ आ रहा है गेट के ऊपर टकराता है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा वो। सिमिलरली अगर बुलेट की बात करें, अब बुलेट का मास बहुत छोटा सा है, कम है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जब वो किसी चीज़ को हिट करेगी तो वो भी ठीक ठाक जनाब इम्पैक्ट करेगी। यानी देखते के साथ ही जनाब आपकी हवा टाइट हो जाती है। अगर आपके सामने कोई बंदूक रख दे, रिवॉल्वर रख दे और कहे कि मैं फायर कर दूंगा, तो आपकी हवा जनाब टाइट हो जाती है उस टाइम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं किसके साथ, मोमेंटम के साथ। और मोमेंटम जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मोमेंटम जो है इसमें चेंज जो है वो भी दो तरह से आ सकता है, बाय मास भी आ सकता है, बाय वॉल्यूम भी, बाय वेलोसिटी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के हवाले से बात हम जो है वो बाद में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे जो है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।